लेट्स गेट स्टार्टेड। अपन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। साउंड क्लियर है पीछे तक ना? ठीक है। हम किस फॉर्मेट में जा रहे हैं ये सब तो क्लियर है ना आपको? चल तो मेरे को आपको बताना था 2 दिन बाद, दिस सैटरडे यू विल हैव योर टेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर का सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो इस सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, एम आई राइट? एमसीक्यू बेस्ड होगा ऑब्वियसली। और हम कोशिश आपसे ये करेंगे कि हम आपसे 12 से 15 टेस्ट केवल और केवल करंट अफेयर्स के आपसे सॉल्व करा दे, जिससे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं 30% के आसपास वो आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो अपन कोशिश ये करेंगे। नॉर्मली अगर आपका 30 में 10 से होता है, हम इसको कहाँ लेके जाएं? 20 आउट ऑफ 30। जब आप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही करना शुरू कर दोगे तो एग्जाम निकलना बहुत आसान हो जाता है। So let's get started with the topics that we will cover. First thing is what? पेसा महोत्सव क्या होता है वो विल डिस्कस। दूसरा क्या है? उन्नाव रेप केस। टाइटल है बस, बट यहाँ पे हम लोग जो पॉलिटिकल एंगल है, नॉट पॉलिटिकल एंगल का मतलब लीगल एंगल, नॉट पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल एंगल है, जो लीगल एंगल है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि किसी और डोमेन पे। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है हमारे पास चाइल्ड मैरिज रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है। फोर्थ क्या है? राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। 4 टॉपिक्स है, अच्छे से करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? द फर्स्ट टॉपिक इज वी हैव कौन सा? अच्छा, एक बार हैंग भी तो करेगा ये, कर जा भाई। पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? पेसा महोत्सव। पहले एक बार बैकग्राउंड देखते हैं चीजों का, फिर आगे ध्यान से देखेंगे। आप सबको डेमोक्रेसी पढ़ाई गई है ना? अरे है ना? अगर हम डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज्ड करने की बात करें, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर डेमोक्रेसी सेंटर के लेवल पे है, नेशन के लेवल पे है, तो हम उसको डिसेंट्रलाइज करके कहां लेके आए? स्टेट के लिए। ठीक है। अब जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों की गवर्नमेंट को एग्जिस्ट करती है, उसको हम लोग एक टर्म देते हैं, दैट इज क्या? फेडरल। क्या बोलते हैं? फेडरल। हालांकि बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इतना सिंपल नहीं होता, बट फेडरलिज्म क्या होता है कि हमारे पास सेंटर में भी गवर्नमेंट है और हमारे पास स्टेट में भी गवर्नमेंट है, जैसा कि आपको इंडिया में देखने को मिलता है। अगर हमने इसको और डिसेंट्रलाइज कर दिया या हम इसको विलेज के लेवल पे लेके आए, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं ये हमारा ग्रास रूट डेमोक्रेसी है? विलेज के नीचे कुछ होता है क्या? सोशल यूनिट में विलेज के नीचे कुछ होता है? नहीं। फैमिली में डेमोक्रेसी वगैरह कुछ लॉजिक है? नहीं। तो किसकी बात हो रही है? विलेज में जब आप क्या लेके आ जाओगे? डेमोक्रेसी को। इसका मतलब आपने डेमोक्रेसी का क्या कर दिया? डिसेंट्रलाइजेशन। किस लेवल पे? ग्रास रूट के लेवल पे। किसके लेवल पे? ग्रास रूट के लेवल पे। ठीक है। Am I right ना? यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरी बात आप ध्यान से समझोगे कि इंडिया में हमने क्या किया? लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के बाद, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, हमने कहां पे हो आप? पानी तो देखा। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमने क्या किया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और उसी पेस में, उसी मोमेंटम में हम क्या लेके आते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेके आते हैं। एम आई राइट? जहां पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वगैरह की बातें होती है। अब पूरे इंडिया में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर आर पैचेस इन फ्यू ऑफ द स्टेट जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ये सर नो? अरे हाँ या ना? अब जब आप इन ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान से देखोगे तो जो मेन स्ट्रीम है, हालांकि देखो मेन स्ट्रीम जैसी कोई चीज होती नहीं है, बट जिसको मेन स्ट्रीम चीज माना जाता है, उनके साथ और इस ट्राइबल पॉपुलेशन में देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? किस लेवल पे? कल्चर के लेवल पे, है ना? दूसरा किस लेवल पे है? लैंग्वेज कल्चर का पार्ट नहीं है? थर्ड हेल्थ एजुकेशन। अरे है ना? अच्छा, क्या इसी कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कस्टम का आता है ना? है ना?
जो उनके सोशल रिचुअल्स हैं, जो उनके पॉलिटिकल रिचुअल्स हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए या पार्लियामेंट लॉ बना के उसको डिसाइड कर दे? क्या दिल्ली में बैठे हुए पार्लियामेंट छत्तीसगढ़ में बैठे हुए ट्राइबल को रेगुलेट करेगा? उनके मैरिजेस को, उनके रिफॉर्म्स को, उनके जो हजारों साल से जीने की पद्धति है उसको चेंज करेगा? सही है? नहीं। तो इसी केस में हमने क्या किया कि ट्राइबल्स पॉपुलेशन जितने भी थे उनको हमने दो पार्ट में बांटा। एक डिवाइड किया नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट में भी कौन सा स्टेट था? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नए शेड्यूल में डाला। कौन सा शेड्यूल था? 6th शेड्यूल। और बाकी की जो कंट्री थी एक्सेप्ट दीज 4 स्टेट, इसको किस शेड्यूल में डाला? 5th शेड्यूल। किस में डाला बेटा? 5th शेड्यूल। हमारे तो आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए। एक हमारे पास क्या आ चुका था, दूसरा हमारे पास ट्राइबल पॉपुलेशन थी ना। अरे हाँ या ना? इन ट्राइबल पॉपुलेशन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर लाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? लाना चाहिए। बट कैसे लाएंगे? हम उनके कस्टम्स को, ट्रेडिशन को इंक्लूड करके हम पीआरआईज को इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो हमने जब इसी शेड्यूल्ड एरिया में, आई रिपीट, हमने जब इसी को क्या बोल दिया गया? शेड्यूल एरिया। ये जो पैचेज ऑफ एरिया बताएगा उसको क्या बोला गया? शेड्यूल एरिया। क्यों बोला गया? चूंकि किसमें है? 5th शेड्यूल या फिर 6th शेड्यूल। इसी जब 5th शेड्यूल के एरिया में हम पंचायत को एक्सटेंड करते हैं, किसको एक्सटेंड करते हैं बेटा? पंचायत को एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या बनता है? क्या बनता है? पेसा। मतलब क्या हुआ? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। अब मुझे नाम बताने के लिए 3 चीजें बतानी पड़ी। पंचायत क्या होता है, शेड्यूल एरिया क्या होता है। एम आई राइट? यस और नो? बाकी अपन जब फाउंडेशन की क्लासेस करेंगे तो 1.5 घंटा एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? पंचायत। और 1 घंटा फिर टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? शेड्यूल्ड एरिया। अभी समझ में आया पेसा है क्या? कि पंचायत को कहां हमने एक्सटेंड कर दिया? कौन सा शेड्यूल एरिया की बात हो रही है? 5th शेड्यूल की बातें हो रही है। एम आई राइट? अब उसी का महोत्सव आया है। महोत्सव का मतलब क्या है? कि हम इसको क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अब जब आप पेसा सेलिब्रेट कर रहे हो, इसका मतलब यू आर डूइंग व्हाट? शेड्यूल्ड एरिया ना? शेड्यूल्ड एरिया में कौन है? ट्राइबल। तो उनके हेरिटेज को आप सेलिब्रेट कर रहे हो ना? आया ना? तो यही हो रहा है हम लोग का। लोकेशन बस याद रख लेना, क्या है? विशाखापट्टनम। समझ में आया? करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वन लाइनर, बहुत ही सिंपल, या स्टेटमेंट बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो पेसा का सवाल पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि पेसा का जो महोत्सव है वो कहां हो रहा था। याद रखना होगा आपको। एम आई राइट? यस और नो? ठीक है। 2 दिन का इवेंट है जहां पे कल्चर, फूड, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल वगैरह सबकी बातें आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। ठीक है। अब देखो, पेसा का पूरा मैंने आपको आर्गुमेंट बता दिया कैसे आया। 1991 में लिबरलाइजेशन होती है। उसके बाद ये बहुत, देखो ऐसा नहीं था कि लिबरलाइजेशन ही एक फैक्टर था, इसके पहले बहुत एफर्ट लगाए जा चुके थे कि हम पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड कर लें। बट लोगों को डर लग रहा था, लोगों को मतलब स्टेट की गवर्नमेंट को ये डर लग रहा था कि कल को सेंटर डायरेक्ट अगर विलेज लेवल पे कमांड करना शुरू कर देगी तो उसका तो रिलेवेंस हट गया ना। यस और नो? तो इसी वजह से दैट वाज द मेन पॉलिटिकल रीजन जिसकी वजह से पीआरआईज एक्युमुलेट नहीं हो पा रहे थे। बट जब कंपल्शन आया तो हमने थोड़ा सा मिडिल पाथ को फॉलो किया और हम क्या लेके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं और फिर हमने पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह को क्या किया? इंक्लूड किया। बट इनिशियली जो था वहां पे, एक सेकंड, इनिशियली जो था हमारे पास जो शेड्यूल्ड एरिया था उसको क्या रखा गया? बाहर रख गया। बाद में 1996 के आसपास हम क्या करते हैं? उसको एक्सटेंड करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उसको पेसा। पेसा का मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। एम आई राइट? अब 10 स्टेट में शेड्यूल 5 है। आपको मैं क्लास के अंदर याद कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। याद करने का लॉजिक बस इतना है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं है, ठीक है, सदर्न स्टेट्स नहीं है, सेंट्रल इंडिया है, और जनरली ट्राइबल पॉपुलेशन, नक्सलिज्म वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो आपसे याद हो जाएगा। वो वी विल रिमेंबर इन आवर कौन सा क्लास? फाउंडेशन की क्लासेस। फिर एक भूरिया कमेटी करके इंपॉर्टेंट है जहां पे ट्राइबल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अडेप्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसको लीड किया किसने किया था? तो एग्जाम में आपसे ये कमेटी का नाम पूछ सकता है। तो इस जो स्लाइड है, इस स्लाइड मतलब इस टॉपिक में करंट अफेयर्स के लिए केवल 2 टॉपिक है। एक, पेसा महोत्सव कहां हुआ? विशाखापट्टनम। कौन सी कमेटी हमने सीखा? भूरिया कमेटी। बाकी हर चीज हम लोग अपने फाउंडेशन की क्लासेस में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अब पेसा के अंदर जो होता है, ग्राम सभा को बहुत सारी पावर दी जाती है जो किससे रिलेटेड है? लैंड प्रोटेक्शन। और किससे? और किससे? और किससे?
और किससे, माइनिंग वगैरह से रिलेटेड है। याद रखना माइनिंग में कौन से मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप गलत करोगे, ठीक है। कौन से मिनरल्स है, माइनर मिनरल। बाकी लैंड प्रोटेक्शन वगैरह में अगर कल को किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी माइनिंग एक्टिविटी के लिए, किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए अगर 5th शेड्यूल के एरिया से आपको लैंड लेना पड़ेगा तो आपको किसको मनाना पड़ेगा, ग्राम सभा को। एम आई राइट? अरे हाँ ना। तो हमने क्या किया है कि पेशा के अंदर ग्राम सभा को वो सारी पावर दे दी है जो ट्राइबल पंचायत को मिला करती थी एक टाइम में। समझ में आया? ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, उसके बाद कितने लेवल पे पंचायत होती हैं, ये सब हम कहाँ देखेंगे, अपने फाउंडेशन की क्लासेस में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। एज ऑफ नाउ हम उसको यहाँ पे रहने देते हैं। समझ में आया ना? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो ये सारी बातें शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। शेड्यूल एरिया क्या है मैंने आपको बताया। शेड्यूल एरिया के अंदर एक फ्रेज यूज किया जाता है। क्या फ्रेज यूज किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी जितनी भी जरूरतें अडेप्ट कर सकते थे जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़े, एंड उनके लाइफ स्टाइल को भी क्या किया जा सके, एकोमोडेट किया जा सके, हमने उन सबको कहाँ एकोमोडेट करके रखा है, 5th शेड्यूल में। बात समझ में आया बेटा? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो अपन इस डिटेल में आज नहीं जाएंगे। क्लियर है ना? ये मैंने आपको बस दे दिया कि जब आज के 10 दिन बाद, ठीक है ना, जब अपन पार्लियामेंट पढ़ेंगे 3 दिन और 2 दिन जुडिशियरी 5 दिन, 6th 7th क्लास में जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, PRI के बारे में, तो आपको सब कुछ ये बताया जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एज ऑफ नाउ कॉम्प्लिकेट करने से बचते हैं। पेशा जो महोत्सव था उसका की ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। ये कुछ जो मेजर स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का थीम क्या था इस बार, कुजीन। महाराष्ट्र ने किस पे फाउंड किया, आर्ट फॉर्म पे। MP ने किस पे किया, क्राफ्ट पे। जनरल फोकस किस पे रहा, मिलेट्स वगैरह पे, खास करके छत्तीसगढ़ और MP ने। गुजरात किस पे, कपड़ों पे। झारखंड किस पे, स्पोर्ट्स वगैरह पे फोकस किया था। ये 5th शेड्यूल अपन जब पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, भूरिया कमेटी। दूसरा कौन सा, कहां हुआ, पहला है, कौन सा एडिशन है, 1st एडिशन है क्या? हाँ, तो ये याद रखना कौन सा एडिशन है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, कौन सा है, पहली बार हुआ है, बताओ पहली बार क्यों होगा, पैसा कब से आ रहा है, तो क्यों होगा पहली बार? ठीक, बात समझ में आ रही नहीं यार? ये आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब आपको वहां पे थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करना होगा। इट वाज नॉट द फर्स्ट। अब ये है एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। टाइटल क्या है, उन्नाव रेप केस। आप सबको इसके बारे में पता होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या पता है ना आपको, क्या कॉन्टेक्स्ट है? हाँ, ठीक है। ये तो नॉर्मल देश को पता है कि बेल मिल गया, बट क्या प्रोविजन है, क्या हुआ है, उसको हम लोग ध्यान से डिस्कस करते हैं। एक बीजेपी के माननीय विधायक है, यूपी से आते हैं। उन्नाव नाम की जगह है, छोटी सी जगह है, इट्स नॉट की बहुत बड़ी जगह है, छोटी सी एक जगह है जिसका नाम क्या है, उन्नाव। वहां के एक MLA है, नाम क्या है इनका, कुलदीप सिंह सेकर। इन्होंने, इन पे केस चला कि इन्होंने 17 ईयर 16-17 साल की बच्ची का इन्होंने रेप किया है। ट्रायल कोर्ट ने इनको उसका दोषी माना, इनको सजा दी। इन्होंने अपील कर दिया कहां पे, हाई कोर्ट में। कुछ गलत नहीं है यहां तक, कुछ गलत है क्या? एक आदमी को पनिशमेंट मिलती है ट्रायल कोर्ट से और वो कहां चला जाता है, हाई कोर्ट, कंप्लीटली ओके। प्रॉब्लम कहां से शुरू हो गई कि हाई कोर्ट ने इनको क्या दे दिया, क्या दिया है बेटा, स्टे। इनके पनिशमेंट पे क्या लगा दिया है, स्टे। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये इतना सिंपल नहीं है जितना बताया जा रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केस, जजमेंट की बात की जा रही है। जजमेंट उतना सिंपल नहीं है जितना बताया जा रहा है। बट हाँ, एक जो लोगों को कॉमन बात नहीं पता वो ये है, ये अभी भी जेल में रहेंगे। क्यों जेल में रहेंगे? क्योंकि जो पीड़िता थी, जो लड़की थी, उसका फादर का भी इन्होंने क्या करा दिया था, डेथ। उस केस में अभी ये कितने साल के लिए अंदर है, 10 साल के लिए। अभी ये जेल के अंदर ही है। अब 2-3 एक्ट आते हैं बेटा जो आपको समझना पड़ेगा। एक एक्ट है तुम्हारा पॉस्को। क्या है?
पॉस्को। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। किससे? चिल्ड्रन से रिलेटेड है ये। बात समझ में आया ना? अरे है ना? जो चाइल्ड है, चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होती है जनरली? 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको किससे बचाना है? सेक्सुअल ऑफेंस से उनको बचाना है। अब हुआ ये कि पॉस्को में 2 प्रोविजन है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता है, एक पॉस्को का सेक्शन 3 है और क्या है? सेक्शन 4। दूसरा आगे क्या आएगा? सेक्शन 5 और सेक्शन 6। पॉस्को क्या है? प्रोटेक्ट करना है किसको? चिल्ड्रन को। किससे? सेक्सुअल ऑफेंस से। कब पास हुआ था? 2012 में। चाइल्ड का डेफिनेशन क्या माना गया है? 18 ईयर के नीचे है। एंड ऑब्वियसली बच्चों की डेफिनेशन हमेशा कैसी होती है? जेंडर न्यूट्रल। एम आई राइट? यस और नो? ठीक है। तो यहां पे जब आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर आपने सेक्सुअल असॉल्ट किया बच्चों पे तो आपको मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और साथ में क्या होगा? ये नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उसके साथ। बट कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल है जिसने वो क्राइम किया जब वो पब्लिक ऑफिस में हो, पब्लिक ऑफिस में हो, पब्लिक सर्वेंट हो, या फिर किसी ऑफिस ऑफ ट्रस्ट पे बैठा हुआ है, किसी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठा हुआ है, उसके लिए हमने जो मिनिमम सेंटेंस है ये कितना रखा है? 22 डेथ पेनल्टी। अब सारा फाइट इसी को लेके है। बात समझ में आया? समझ में आया ना? नॉर्मल लोगों के लिए कितनी है बेटा, और जो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में उनके लिए? अब पोजीशन ऑफ ट्रस्ट कौन हो सकता है? पुलिस, यस और नो? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद एंड बोल्ड में क्या लिखा हुआ है? अब क्वेश्चन ये आता है कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या ये पब्लिक सर्वेंट है या फिर नहीं है? अरे नहीं, सुनो, बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? अब आपको 2 चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। एक हमारे पास एक्ट है जिसका नाम है आईपीसी, है ना? अरे 2017 की बात हो रही है, 16-17 की। तो उस टाइम क्या था? आईपीसी ही था ना, बीएनएस तो नहीं था। तो हम अभी भी किसके हिसाब से चलेंगे? याद करो, आर्टिकल 20 याद है ना? तो हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? किसके हिसाब से? आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 21 है बेटा, जो किसको डिफाइन करता है? पब्लिक सर्वेंट को। और इसमें एमएलए इंक्लूड नहीं है। बट एक और एक्ट है हमारे पास जिसका नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, जिसमें यह बताया जाता है कि एमपीज और एमएलए भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। अब पॉस्को में आपने लिख तो दिया 2012 में कि पब्लिक सर्वेंट अगर वो क्राइम करेगा तो एग्रीवेटेड क्राइम माना जाएगा, 20 साल से डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है। बट पब्लिक सर्वेंट अब क्या मानिएगा? आईपीसी मानिएगा या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर के डेफिनेशन को मानिएगा? तो जो मैं लीगल लूपहोल हर बार कहता है ना, इस बार लीगल लूपहोल ये आ गया है कि पॉस्को के एक्ट के अंदर आपने पब्लिक सर्वेंट डिफाइन ही नहीं किया है। एम आई राइट? और जब आपने डिफाइन ही नहीं किया है तो जो अगेंस्ट में है वो क्या बोलेगा? आईपीसी, जिसमें एमएलए इंक्लूड नहीं है। जो उनके फेवर में वो किसको एक्सेप्ट करेगा? पीसीए के अंदर। ये पूरा का पूरा टेक्निकलिटीज है। और दिल्ली की जो हाईकोर्ट है उसने किस डेफिनेशन को मान लिया है? आईपीसी वाली जो लॉजिक दिया जा रहा है उस टेक्निकल इंटरप्रिटेशन को वो एक्सेप्ट कर लेती है। बात समझ में आया? अब मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा क्यों होता है, कोई भी लॉ इतना लंबा क्यों होता है। आपको एक एक नैरो चीजों को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हो तो आप लीगल लूपहोल्स छोड़ दे रहे हो। बात समझ में आया? यस और नो? ठीक है, तो यही है, ये सारी बातें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है इन सारी चीजों को डिसाइड करना कि पब्लिक सर्वेंट उस डेफिनेशन के अंदर एमएलए आएगा या फिर नहीं आएगा। 99% चांस है कि एमएलए को भी इंक्लूड किया जाएगा। किसके अंदर? पब्लिक सर्वेंट के अंदर। बीएनएस में भी सेम डेफिनेशन यूज है, जो आईपीसी में थी ना, सेम डेफिनेशन यूज है। कहां पे? बीएनएस में। पूरी बात समझ में आई? यस और नो? तो यही है इनका पूरा का पूरा
केस ये है, मैं एक बार फिर से आपको चीजें बता देता हूं। आईपीसी जो थी उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट डिफाइन किया गया था। 1984 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जहां पे एमएलए को नहीं माना गया है क्या, पब्लिक सर्वेंट। बट फिर 1988 में आता है क्या, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब एमएलए एमपी को तुम पब्लिक सर्वेंट मानना अगर बंद ही कर दोगे तो करप्शन का कोई लॉजिक है क्या, बोलो नहीं। तो उनको भी इंक्लूड करके रखा गया है किसके अंदर, पब्लिक सर्वेंट के अंदर। अब पॉस्को के अंदर हमने डिफाइन ही नहीं किया है और ना ये बताया है कि पब्लिक सर्वेंट हम कहां से लेंगे, आईपीसी से, सीआरपी से, या और भी जो एक्ट है उसके अंदर से। तो अब ये इंटरप्रिटेशन वाली बातें हैं, अब ये वहां पे चीजें जाएंगी। समझ में आया, पॉस्को समझ में आया। कब पास हुआ, एज क्या रखा गया है, यहां पे 16 लिख सकता है, 14 लिख सकता है, बट याद रखना क्या है 18। ये कौन सा है, ऑब्वियस है, बच्चों के लॉज तो अपन वैसे ही चलते हैं। क्या करें हम, क्या करें बताओ, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो लूपहोल है लूपहोल क्लोज कीजिए। लूपहोल कैसे क्लोज करेंगे, पॉस्को के एक्ट में क्या करना है, अमेंडमेंट कीजिए और वहां पे पब्लिक सर्वेंट को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। उससे ज्यादा बेहतर है कि आप उस एक्ट के साथ लिंक कर दीजिए, करप्शन वाला जो डेफिनेशन है वही आप वहां पे डाल दीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा डेफिनेशन है, इसके ऊपर है। या फिर सीबीआई ने अप्रोच किया है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, एम आई राइट। पहले केस हार गए, अब कहां अप्रोच कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि एमएलए क्या है, पब्लिक सर्वेंट, तो कोई ग्राउंड नहीं बचेगा उनको बाहर निकलने का। तो ये एम आई राइट, यस और नो, कोई दिक्कत है बोलो नहीं। तो दो चीजें पढ़ी, पहली चीज हमने क्या पढ़ी, पहले पॉस्को पढ़ी थी, पैसा। पैसा क्या समझ में आया, पंचायत को एक्सटेंड किया कहां पे, शेड्यूल एरिया में। गवर्नर का क्या पावर होता है, लॉज कैसे अमेंड होता है, वो सब अपन देखेंगे फाउंडेशन की क्लासेस में। एज ऑफ नाउ वो पता होना चाहिए कहां हुआ, विशाखापट्टनम। कौन सी कमेटी है, भूरिया कमेटी। फिर दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा, पॉस्को में मामला कहां फंस गया था, पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन पे। कहां से उठा लिया उन लोगों ने, आईपीसी। एक और डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट का कहां पे, कहां पे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। एम आई राइट ना, यस और नो, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बिलो द एज ऑफ 16 है क्या, बोलो, खत्म होता ही आंसर आ गया क्या, बी ओनली, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पर तुम लोग पढ़ लेना, तुम लोग वो काम मत करना कि पढ़ने की जरूरत नहीं है तो पढ़ना ही नहीं है, तुम लोग पढ़ लेना। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड क्या है हमारे पास, चाइल्ड मैरिज। क्या होता है चाइल्ड मैरिज, बिलो 18 ही है क्या, हाँ ठीक है। मतलब आपने बच्चे की शादी कर दी, उसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड मैरिज। मैं आपको पूरी हिस्ट्री दिखाता हूं कहां से कैसे चीजें शुरू हुई। पहले अपन देखते हैं कि ये चाइल्ड मैरिज वगैरह का कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे कैसे इसको रेगुलेट किया गया। मिडिवल पीरियड में बहुत प्रिवेलेंट हो गया था चाइल्ड मैरिज वगैरह, मतलब बच्चों की शादियां करा दी जाती थी 8 साल 7 साल 9 साल, जब मन किया तब शादी हो गई। इसको रेगुलेट किया गया कब, 1860 में। कब आया था बेटा, इंडियन पीनल कोड के अंदर। यहां पे ये बताया गया कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो किसके साथ, 10 साल से कम बच्चों के साथ, मतलब गर्ल के चार्ट, अगर वो क्या है मैरिड भी है तो उसको क्या माना जाएगा, क्रिमिनल। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब इसको रेगुलेट किया गया था। 1891 आता है फिर उसके 31 साल बाद, और वहां पे एक एक्ट आता है, जिस एक्ट का नाम क्या है, एज ऑफ कंसेंट, जहां पे उस एज को बढ़ा के कितनी कर दी जाती है, कितनी कर देता है, कितनी होती है बेटा, 12 ईयर्स। फिर 1929 आता है जहां पे एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसको एक और नाम क्या था, ये शारदा एक्ट। हालांकि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में एज कितना बताया गया था, और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑल्सो नोन एज शारदा एक्ट, वहां पे कितना कर दिया गया, गर्ल्स का 14 और बॉयज का 18। एम आई राइट। इसके बाद आती है इंडिपेंडेंस की बातें, जहां पे जो शारदा एक्ट था उसको अमेंड किया जाता है और लड़कियों की मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या कर दी जाती है, और क्या हो जाता है बच्चों का, 21। फिर 2006 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो क्या है, मैरिज को क्या किया जा सकता है, नल एंड वॉइड किया जा सकता है अगर माइनर
शादियां हो रखी हैं तो। फिर करंट में अभी अमेंडमेंट पेंडिंग है कि एज ऑफ मैरिज क्या कर दिया जाए, 21 ही कर दिया जाए। जेंडर न्यूट्रल लॉज की तरफ अपन चलते हैं। एम आई राइट? ये लॉज ये प्रूव करती हैं कि बच्चों मतलब लड़कों की मैच्योरिटी 3 साल लेट होती है। किसके कंपैरिजन में? लड़कियों के कंपैरिजन में। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये बात फैक्ट। अरे हाँ ना, मानते हो ना ये बात? हमें कम नहीं बड़ा चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं चाइल्ड मैरिज है क्या, वो सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि कहां से न्यूज में आया। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था पिछले साल, जिसका नाम क्या था? पहला वर्ड क्या है? बाल विवाह मुक्त भारत, जिसमें हमारे सीएम ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पूरा मीडिया अटेंशन मिला। ठीक है, तो ये था कि हमें चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन चलानी है। 100 दिनों तक हम क्या चलाएंगे? अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे। अब चाइल्ड मैरिज जो है ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? दुनिया भर की कंट्रीज ने 2000 के आसपास जब सेंचुरी चेंज हो रही थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ गोल रखते हैं जिसको हम लोग अचीव करेंगे, जिससे दुनिया बेहतर हो जाएगी। तो वहां पे नए नए गोल लेके आते हैं। फिर जब वो गोल पूरा नहीं होते हैं तो गोल का नाम बदल के क्या कर देते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका टारगेट क्या है? 2030 तक आपको बहुत से गोल्स को अचीव करना है। उसी गोल के अंदर जो हमारा 5.3 गोल नंबर है, वो किसके ऊपर बात करता है? चाइल्ड मैरिज के ऊपर बात करता है। एम आई राइट? यस और नो? लीगल जो डोमेन है वो समझ में आया ना? क्या करना है आपको? प्रोहिबिट। क्या प्रोहिबिट करना है? चाइल्ड मैरिज। उसके लिए क्या पास है? एक्ट। कब पास है? 2006 में। चाइल्ड का एज 18 ईयर्स, मेल के लिए 21 ईयर्स। एम आई राइट? यस और नो? ठीक है। उसके बाद इंडिया में चाइल्ड मैरिज जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। 2005 के आसपास ही कितना था? 40 अप्रोक्स 50% था। हाँ या ना? थोड़ी अंडर रिपोर्टिंग ही होती है इसमें, तो अप्रोक्स कितना था? 50%। फिर 2015-16 में 10 साल बाद ये कितना हो गया? ऑलमोस्ट आधा हो गया, 26%। फिर ये उसके 4 साल बाद कहां पहुंच गया? 23% के आसपास चला गया। अब 23% सुनने में लगता है क्या ही है, बट हर 5वीं शादी में से एक शादी या हर चौथी में से एक शादी क्या हो रही है? चाइल्ड मैरिज ही हो रही है। कुछ ऐसे रीजन है जहां पे बहुत प्रेवलेंट है। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? त्रिपुरा। कुछ स्टेट हैं जहां पे थोड़ा सा और मतलब इतना खराब सिचुएशन नहीं है, बट सिचुएशन खराब ही है। क्या है? और क्या? झारखंड में देखा था, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह ने कैंपेन ही चलाया था जहां पे लोगों से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि चाइल्ड मैरिज वगैरह को आप लोग ना कीजिए। देखो, बिना सोशल पार्टिसिपेशन के आप मैरिजेस को, डाउरी को रेगुलेट नहीं कर सकते हो। इट इज द सोसाइटी दैट विल डिसाइड कि हमें बच्चों की शादियां नहीं करनी है, तब जाके चीजों को हो पाएगा। ऑब्वियसली अर्बन एरिया में ज्यादा होता होगा या रूरल एरिया में? बोलो, रूरल एरिया में। क्यों करते हैं चाइल्ड मैरिज? सबसे पहला तो ये है। तो सबसे पहला बात क्या आता है? लैक ऑफ एजुकेशन, फैमिली का भी और उस बच्चे का भी। दूसरा क्या है? पैट्रियार्की और सोशल नॉर्म्स। अभी हरियाणा थी या राजस्थान थी, कोई ऐसा पंचायत था जहां पे डिसाइड किया गया कि लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली बात है, 1 वीक पहले के आसपास बात है। अगर उनको फोन यूज करना होगा तो पापा का या भैया का फोन यूज करेंगी और यूज करके वापस रख देंगे। घर के बाहर उनको छोटा डब्बे वाला फोन लेके जाना होगा। तो ये तो अभी 2025 की बात हो रही है। एम आई राइट ना? तो एक पैट्रियार्की और सोशल नॉर्म वाली जो चीज है वो भी इसको पुश करती हैं। फिर तीसरा क्या है? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज होते हैं, जहाँ पे इंसर्जेंसी है, जहाँ पे आप मान के चलो नक्सलिज्म जैसी चीजें हैं, जहाँ पे पॉवर्टी वगैरह है, वहां पे अच्छा पॉवर्टी इज अ फॉर्म ऑफ इनसिक्योरिटी? यस और नो? तो पेरेंट क्या करते हैं? बहुत जल्दी शादियां कराने की कोशिश करते हैं ताकि किससे बच पाए? मतलब बच्चों को किससे बचा पाए? हैरेसमेंट और वायलेंस। मोस्टली ये क्या है? ये एक सोशल इलनेस है और कुछ नहीं है। ये सारा बहाना है, वैसा कुछ नहीं है, बट मोस्टली क्या है? सोशल इलनेस है। टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा और ठीक हो जाना चाहिए, दोनों बात। अब हम क्यों मतलब इतना क्यों परेशान हो रहे चाइल्ड मैरिज से? उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आप किसी की
शादी उसके एज के पहले करा देते हो तो उसको क्या सफर करना पड़ता है, हेल्थ क्राइसिस सफर करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, अर्ली प्रेगनेंसी हार्मफुल है ना, हाँ या ना। उसके बाद मैटरनल मोरालिटी बढ़ जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आया? मोर्टेलिटी क्या होती है समझ में आया ना? प्रेगनेंसी के केस में जब महिलाएं मरती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बच्चे, नवजात, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हेल्थ इश्यू में, एनीमिया, क्या होती है, लैक ऑफ आयरन बोल दे। उसके बाद माल न्यूट्रिशन, पहला ये है चैलेंज। दूसरा क्या है, साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जनरली ये लोग कैसे होते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा क्या, नहीं। यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है इंटरजनरेशनल पॉवर्टी से उनको फेस करना पड़ता है। इंटरजनरेशन का मतलब चली आ रही है, मैं भी गरीब, मेरा बाप भी गरीब, दादा भी गरीब, विशुद्ध गरीब लोग, दे आर नोन एज व्हाट, इंटरजनरेशनल पुअर, ठीक है। तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो क्या है, अंडर रिपोर्टिंग। कौन करेगा, लोग आए शादी में, खाएंगे, दुआएं देंगे, पैसे देंगे, घर जाएंगे, हाँ या ना, किसको पड़ी रिपोर्ट करने के लिए। दूसरा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विथ पर्सनल लॉ। अब कुछ कुछ ऐसे पर्सनल लॉज हैं, नाम ही ले लेते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो एज ऑफ मैरिज क्या बता देती है, प्यूबर्टी का जो एज है उसी को एज ऑफ मैरिज बताती है। अब 18 साल के पहले प्यूबर्टी आती है ना, बट चाइल्ड मैरिज एक्ट में एज क्या बताया गया है, 18। तो अब ये यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। लीगल गैप्स होंगे ही। लीगल गैप क्या है कि माइनर अप्रोच करेगा किसको, कोर्ट, एम आई राइट। बट अब ये सारी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लूप होल है पर्सनल लॉ के साथ, जो हमारा चाइल्ड मैरिज में मिनिमम एज बताया गया वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। कोई डाउट है यहां तक, समझ में आया? चाइल्ड मैरिज क्या है समझ में आया, एक्ट समझ में आया, क्यों होता है समझ में आया, क्यों परेशानी वाली बात है समझ में आया, यस और नो। अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बेटी को क्या करना है, पढ़ाइए, एम आई राइट। बेटी को क्या कीजिए, पढ़ाइए। दूसरा क्या है, टारगेटेड इंसेंटिव। अगर हम एक ऐसी स्कीम बना दें, अच्छा चाइल्ड मैरिज करने के पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक ये भी है कि पेरेंट को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे एज बीतता जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ मैरिज, सो कॉल्ड डाउरी, वो क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, यस और नो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उसको कैसे अपन खत्म कर सकते हैं, हालांकि लिखा नहीं है बट अभी अभी मेरे दिमाग में है, इसको ऐसे खत्म कर सकते हैं कि अगर आपकी बेटी, अगर किसी भी फैमिली की बेटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, चाइल्ड मैरिज तो न्यूट्रल ही है ना, अरे है ना, तो ये स्कीम बनाया जा सकता है कि अगर आप अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में है, फर्क नहीं पड़ता, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, माइनॉरिटी, क्या एजुकेशन लेवल है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बेटी 18 साल के ऊपर है एंड अनमैरिड है एंड क्लास 12th वो कर रही है और आपने उसका ग्रेजुएशन में नाम लिखा दिया है, तो गवर्नमेंट 50,000 या 1 लाख रुपए आपको दे देगी। क्या उससे वो कॉस्ट कम होगा या नहीं होगा, अरे हाँ या ना। तो ऐसा हम लोग कुछ बना सकते हैं क्या, टारगेटेड इंसेंटिव बेस्ड स्कीम्स वगैरह बना सकते हैं, जो कैसा होगा, कंडीशनल कैश ट्रांसफर, एम आई राइट, जहां पे स्कूल एजुकेशन, सोशल स्टेटस वगैरह को देख के चीजें दी जाए। बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन क्या है बेटा, कम्युनिटी को क्या करना होगा, इंगेज। किसी भी सोशल चेंज के लिए जब तक आप राजा राम मोहन राय नहीं बनिएगा या नहीं ढूंढिएगा तब तक आपका वो चेंज एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। तो या तो रिलीजियस लीडर ढूंढिए या फिर पॉलिटिकल लीडर्स ढूंढिए या फिर एनजीओ वगैरह के सपोर्ट लीजिए, एम आई राइट। एंड पुलिस का रोल कैसा होना चाहिए, प्रोएक्टिव, एम आई राइट ना। अरे हाँ तो बोलो, लास्ट काम जो आपको करना है कि सर सिंक नहीं है किसमें, पर्सनल लॉ में और चाइल्ड मैरिज वाला एक्ट जो प्रोहिबिट करता है उसमें क्या लेके आइए, सिंक लेके आइए। मिनिमम एज डिसाइड कीजिए क्या होना चाहिए, 18। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल पड़ी हुई है जहां पे एज ऑफ मैरिज बढ़ा के कितना कर देना है, 21। सही है कि गलत है, ठीक है, तुम्हें लगता है सही है तो सही, ठीक है, हाँ ठीक है, 18 ईयर इज अ गुड, ठीक ठाक। लोग इमोशनली थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, आजकल वैसे भी 18 साल पे मैच्योरिटी मैं किसी को नहीं देख रहा, तो 30 साल पे भी नहीं देख पा रहा है बट ठीक है।
ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको लिखिएगा और भेजिएगा। इनिशियली आप लोगों ने बहुत आंसर्स भेजे, अब आप सब लोग न्यू ईयर के मजे में चले गए हैं, सांता आके चला गया, ठीक है। आंसर राइटिंग तुम्हारी जानी नहीं चाहिए। अगर आंसर लिखने छोड़ दिया तुम लोगों ने तो तुम्हारी कहानी समाप्त, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, मेंस का सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप लिखते कैसे हैं, बाकी सारी बातें हाइपोथेटिकल है। अगला क्या है हमारे पास, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। सिंस हमने पढ़ लिया है अपना, क्या पढ़ा है, फंडामेंटल राइट पढ़ा है ना, यस और नो। तो फंडामेंटल राइट जब हमने पढ़ा है तो हमने उसमें आर्टिकल 21 भी पढ़ा होगा, हाँ तो बोलो। तो जब हमने आर्टिकल 21 पढ़ा है उसके अंदर बहुत से और राइट्स आते हैं ना, उसी राइट के अंदर कौन सा राइट आ गया, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, है ना। उसी को ये क्या बोल रहा है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। क्या है इसको अपन देखते हैं। न्यूज में क्यों है आपको पता है ना, दिल्ली में हमने एकदम आविष्कार किया है, गैस चैम्बर ही बना लिया है। पूरी शहर अपने आप में क्या है, गैस चैम्बर, बिना मैन्युफैक्चरिंग के पूरी दिल्ली क्या हो गई है, गैस चैम्बर। और एक बहुत महान पत्रकार है, वो कह रहे थे इट इज बिकॉज ऑफ अरावली। सुना ना आप लोगों ने, अदालत जो लगाते हैं, अदालत लगाते थे। इंडिया इज फुल ऑफ जीनियस पीपल, अपने से अदालत लगा देना है। क्या, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट क्या है, मैं आपको यहां पे समझाता है, सीखिए आप। सबको आर्टिकल 21 याद है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ। क्या ये केवल सांस लेने और खाने की बात करता है, नहीं। लाइफ कैसी होनी चाहिए, डिग्निफाइड, हाँ या ना, ठीक है, डिग्निटी होनी चाहिए लाइफ के अंदर। और आप घर से बाहर निकल रहे हो और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसी लाइफ चाहिए, ये डिग्निटी है आपकी। बिना स्मोकिंग ही 72 सिगरेट क्या कर रहे हो आप, स्मोक कर ले रहे हो, हाँ या ना, ये चाहिए नहीं। 6 साल का बच्चा बेचारे की बाईपास सर्जरी हो जा रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें जल रही हैं, लंग्स आपका खराब हो रहा है, तो ये डिग्निटी है क्या लाइफ में, नहीं। तो आपको क्या चाहिए, राइट टू लाइफ के अंदर अगर आप किस पे फोकस किए हुए हो, डिग्निटी के अंदर, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का नाम क्या है, जोर से बोलो, हेल्दी एनवायरनमेंट है, am I right? अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत बार इंटरप्रेट किया है और बहुत से राइट्स इसमें इंक्लूड करते गए हैं, जिसमें राइट टू प्रिवेसी, खत्म हो जाएगा 10 मिनट में बस, राइट टू प्रिवेसी, बात समझ में आया। दूसरा क्या था, राइट टू एजुकेशन, जिसको बाद में हमने फंडामेंटल राइट बनाया आर्टिकल 21A के अंदर। फिर हमने क्या लिखा, फिर कोर्ट ने किसकी बात की, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट की। तो हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है उसको आप ध्यान से समझो। सबसे पहले क्यों समझ में आया, क्यों कॉन्टेक्स्ट समझ में आया ना, वही दिल्ली का पॉल्यूशन वगैरह, वही सारी बातें चल रही हैं। अब आपका इन्वायरमेंट जो होता है, क्या उसमें वाटर रिसोर्स दिखता है, एयर दिखता है, लैंड दिखता है, लिविंग बींग्स दिखते हैं ना, इन सबका इंटर जो रिलेशन होता है वही किसके अंदर आता है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर आता है। एम आई राइट। अब 2022 में यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है ना, यूनाइटेड नेशन क्या एक जनरल असेंबली है जिसको क्या बोलते हैं, UNGA, बहुत बार आपको न्यूज में सुनाई देगा। ये रिजोल्यूशन पास करते हैं। इसने रिजोल्यूशन 300 रिजोल्यूशन जो पास किया था उसमें से जो 76th रिजोल्यूशन थी, इसको कैसे लिखोगे, UNGA रिजोल्यूशन 76/300। एम आई राइट, ये लिखने का तरीका है। ये जो रिजोल्यूशन थी वो ये कहती है कि जो क्लीन इन्वायरमेंट है, सॉरी, जो हेल्दी इन्वायरमेंट है, जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है, ये क्या है, क्या है, ह्यूमन राइट। मतलब अगर आप ह्यूमन हैं तो आपको सर्टेन राइट्स मिलने चाहिए जो किससे रिलेटेड है, क्लीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। बात समझ में आया, अरे हाँ या ना। फिर हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, हमने पढ़ा है ना, ये याद करो, इन्वायरमेंट की पहली क्लास में पढ़ा था, भोपाल गैस के बाद पढ़ा था ना। तो वहां पे भी क्लीन इन्वायरमेंट में इंटर रिलेशनशिप वगैरह को एक्सप्लेन किया जाता है। बात समझ में आया, अरे हाँ तो बोलो, तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा, क्लीन एयर आएगा, इंडिया में है, सेफ वाटर आएगा, इंडिया में है, नहीं। सेफ क्लाइमेट आएगा, इंडिया में है, नहीं। सेफ वाटर तो लिख ही लिया। दिल्ली में मैं जब रहता था तो बारिश होती थी, मस्त स्विमिंग पूल बनता था, ठीक है, पानी होता ना, पानी, वाटर, टैप वाटर, कसम से काला आता था 10 में से 5 बार।
पूरी की पूरी वेस्ट दिल्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लोकेशन अगर था, वेस्ट दिल्ली में पानी जनरली कैसा आता था, काला, मस्त बदबू देता था, ऐसा लगता है जैसे नाले से पेट्रोल निकल रहा है। धमाल मूवी देखी है आप लोगों ने, मुझे बस उसी का याद आता था, नल खोलो क्या निकल रहा है, पेट्रोल। खैर, तो ये सारी चीजें थी एंड बहुत लोग छोड़ रहे हैं, मेरे 2-4 दोस्तों ने भी दिल्ली छोड़े बिकॉज ऑफ दिस, परेशान हो गए हैं लोग, एक मैं भी हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे हाँ तो बोलो। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चीख के हेल्दी इन्वायरमेंट की बातें करता है। सबसे पहले आर्टिकल 21, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में ये बोला कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। फिर हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी पड़ा है ना, रहा है ना, वहां पे भी नेचुरल इन्वायरमेंट इंप्रूव करने की बातें आती है ना, वेरी गुड। फिर डीपीएसपी पढ़ा है ना, स्टेट को डायरेक्शन दिया जाता है ना कि आपको क्या प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर उसके बाद डीपीएसपी है, याद है 39B 39C कॉमन ओनरशिप की जो बातें करती हैं, उसमें कॉमन ओनरशिप का मतलब क्या है, सबको लाइफ बराबर मिलनी चाहिए ना। अरे वही है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं एयर प्यूरिफायर खरीद लूं, आप जाइए बाहर इनहेल कीजिए 72 सिगरेट एक साथ, है क्या, नहीं। तो थोड़ा सा ये भी लिंक्ड है, मतलब आर्टिकल 39B 39 से डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं करता, बट यहां से एक डॉक्ट्रिन निकलती है, क्या है, पब्लिक ट्रस्ट की डॉक्ट्रिन, है या ना। स्टेट क्या है, स्टेट इज लाइक पब्लिक ट्रस्ट, एम आई राइट। सुप्रीम कोर्ट की बहुत से जजमेंट है जो ये कहते हैं कि जो पेड़ है, जो नदियां हैं, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स है, उसका पब्लिक ट्रस्ट किसके पास है, स्टेट के पास। मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को, इन्वायरमेंट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, एम आई राइट, यस और नो। अब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आप दौड़ के कहां चले जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, किस आर्टिकल के अंदर, 32। हाई कोर्ट जा सकते हैं किस आर्टिकल के अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर, 226 के अंदर। अब यहां पे मुझे 3 बातें बतानी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छा इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, एम आई राइट, ऐसा तो नहीं इंडस्ट्री बंद ही कर दे, ऐसा करेंगे क्या, नहीं। बट अगर कोई इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है, उसको रेगुलेट करना भी इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए 2-3 डॉक्ट्रिन्स होते हैं। पहला डॉक्ट्रिन क्या है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लाइबिलिटी कैसा है, एब्सोल्यूट। अगर आपसे पॉल्यूशन हो रहा है तो ओनली यू एंड यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, द पॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। पहला ये है। दूसरा क्या है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी चीज का थ्रेट है, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल है, एब्सोल्यूट समझ में आया ना, कोई इफ बट नहीं है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में क्या है कि अगर थ्रेट है बट उसकी साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं है, तो इस बेसिस पे आप सेफ्टी मेजर को पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया, अरे सुनता भाई। जैसे मान के चलो कि अर्थक्वेक जोन में आप हो, आया ना, अब कैन एनीवन कैन प्रेडिक्ट कि अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, बोलो नहीं। तो इसका ये मतलब है क्या कि आप अर्थक्वेक के लिए तैयारी ही नहीं करोगे, तैयारी करोगे ना। बस सेम चीज यहां पे बताया गया है कि अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है और वहां पे ऐसा लग रहा है या रिपोर्ट्स 100% श्योर नहीं है कि क्या होगा, तो आप उस बहाने अपने सेफ्टी मेजर्स को क्या नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते। 1986 वगैरह के जो एक्ट्स वगैरह हैं वहां पे भी ये सारी बातें हैं। और फिर एक 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें कॉन्सेप्ट निकला क्या, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स। आपने वो सुना है, अगर आपने सड़क पे कचरा फेंका तो आपको फाइन किया जाएगा, सुना है ना। सेम चीज है, पॉल्यूटर को क्या करना पड़ा, पे। उसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो 3 चीजें, पहला क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, एक केस था उससे रिलेटेड है। दूसरा क्या है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मतलब पॉल्यूशन के पहले, पॉल्यूशन मतलब इवेंट के पहले आपको क्या करना है, प्रिकॉशन ले लेना है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। लास्ट कौन सा है हमारा, क्या है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। अब ये आपका जो केस है दैट इज एमसी मेहता केस, ये आपको एनवायरनमेंट के, पॉल्यूशन के हर आंसर्स में चिपका के आना है। केस का नाम क्या था, एमसी मेहता केस, जहां पे ये बोला गया कि स्टेट क्या है, किस चीज का, नेचुरल रिसोर्सेज का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अरे हाँ या ना, ठीक, इतना ही आपको चीजें समझाई गई हैं। क्या क्या चैलेंजेस है, सबसे पहला चैलेंज क्या है
कि आर्टिकल 21 में कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेल्दी एनवायरमेंट लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो अपन क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं और जैसे हमने आर्टिकल 21A बनाया राइट टू एजुकेशन, वैसे ही हम आर्टिकल 21B बना देते हैं राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड नाउ दिस इज द हाई टाइम वी शुड डिसाइड एक्चुअली। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कई लोगों को लगता है कि भाई इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है बट इकोलॉजी का चार्ट तो नहीं डालेंगे ना, अरे हाँ या ना। तो इसीलिए हमें डेवलपमेंट के किस मॉडल को लेना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा। किसको करना होगा बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अगर आप अभी की करंट सिचुएशन देखोगे तो जनरली कैसा है, रिएक्टिव है। जनरली कैसा है, रिएक्टिव है। पॉल्यूशन हो गया तो डिसाइड करेंगे, होने के पहले कुछ करने वाले नहीं है। वी आर नॉट प्रोएक्टिव, हम कैसे हैं, रिएक्टिव है। जैसे जीआरएपी आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, दिल्ली के पॉल्यूशन के चलते न्यूज में था। तो ये सारी बातें हैं। फिर स्टेट का क्या है, डिस्क्रिशन है। स्टेट का डिस्क्रिशन का मतलब स्कूल बंद करने का मन किया, स्कूल बंद किया, नहीं मन किया, नहीं किया, पॉल्यूशन के चलते। बात समझ में आया ना? अरे हाँ या ना? तो ये सारी बातें आपको समझनी थी। अब दिल्ली का पॉल्यूशन जब भी आप पढ़ोगे तो आपको दो चीजें सुनाई देंगी। एक आपको क्या सुनाई देता है, ग्रैप। ग्रैप क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हम रिस्पॉन्सेस क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स कैसा है हमारा, ग्रेडेड है। इसके पहले एक हमारे पास क्या था, ठीक है, कमीशन था एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वगैरह के लिए। क्या क्या करें फिर, सबसे पहला का बात, पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, तो पॉलिटी में सबसे पहले क्या कर लेंगे, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को इंक्लूड कर लेंगे एज अ फंडामेंटल राइट। फोकस किस पे रहेगा, केवल थियरी बना के काम नहीं होगा, उसके इन्फोर्समेंट पे भी हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। और जो हमारी ड्यूटी है डीपीएसपी वाली और फंडामेंटल ड्यूटी वाली, उसको क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। यानी ये शेयर ड्यूटी है। डीपीएसपी किसको डायरेक्ट करती है, स्टेट को। फंडामेंटल ड्यूटी किसको डायरेक्ट करती है, किसको, सिटीजन्स को। तो यही सब चीजें हमें ध्यान देना है। ये आपका मेंस का क्वेश्चन और ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। इस तरह से करंट अफेयर खत्म। Am I right? मैंने बोला था ना, जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे वैसे वैसे हमारा ड्यूरेशन क्या होते जाएगा, कम होती जाएगा। Am I right? तो आई थिंक वी आर डन एंड डस्टेड। कोई डाउट है? 4 टॉपिक पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, 4 टॉपिक पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, पैसा, दूसरा क्या पढ़ा, उन्नाव, तीसरा क्या पढ़ा, चाइल्ड मैरिज, चौथा क्या पढ़ा, एनवायरमेंट। 3 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पब्लिक सर्वेंट आपको इथिक्स में भी पढ़ना होगा। टेक्निकलिटीज याद रखना, आईपीसी एमएलए को इंक्लूड नहीं करता है, करप्शन वाला करता है। Am I right? राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है। पैसा में बहुत सी चीजें स्टैटिक वाली थी जो अपन पढ़ेंगे। राइट टू क्लीन एनवायरमेंट में मैंने आपको केस का नाम बताया, वो इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है? थैंक यू।